very good evening to you all. I hope you all are well. So we have covered the grammar portion of your English language of CTET or CTET, however you want to pronounce it. हम लोग ने grammar का portion complete कर लिया है. आज जो चीज हम start करने वाले हैं that is known as pedagogy. ठीक है, जिसमें मुझे सुनने में आया है that students feel like this part is थोड़ा सा tough. But इसमें एक चीज important है याद रखने के लिए कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ग्रामर के रूल्स की तरह याद नहीं करेंगे. इसको कुछ चीजें होंगी जो फैक्ट्स होंगी वो ऑफ कोर्स हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपकी कल की क्लास जो होने वाली है उसमें एक टाइप ऑफ ग्रामर आता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं. कि सेंटेंस चाहे ट्रांसफॉर्म हो जाए लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है. जैसे हमने कल ही वॉइस कंप्लीट करी है और हमने वॉइस में देखा था कि हम सिर्फ टेंसेस बदल रहे थे, वॉइस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे, लेकिन उसका मीनिंग जो था वो सेम था. द स्नेक इज किल्ड बाय मी, आई किल्ड द स्नेक, वही बात है लेकिन थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया है स्ट्रक्चर को. तो जैसे कुछ आप लोग के साथ डील करूंगी मैं चीजें, कुछ थियोरिस्ट्स रहे होंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या जेनरेटिव ग्रामर जो है वो नॉर्म चॉम्स्की ने दी है. ठीक है, तो इन चीजों को आप जब भी कॉपी पे नोट डाउन करोगे, मे बी ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड दैट, एक बॉक्स बना लीजिए कि हाँ इस चीज के लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका कुछ चीज को इंपॉर्टेंट लिखने का तरीका अलग है तो आप वो तरीके से उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है पेडागोजी पे. पेडागोजी जो है उसमें आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं जो मेजरली अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. जो कल की क्लास रहेगी वो तो ऑफ कोर्स उसमें हमने बात करी है ग्रामर के बारे में कि ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट होती है जब कोई इंसान कोई नई लैंग्वेज सीखने लगता है. ठीक है, हाय भारती. लेकिन एक चीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, अगर आप लोग में से कई बच्चों को बुक्स मिल गई हैं, कईयों को नहीं मिली है एटसेट्रा, जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. दिस इज, अगर आप लोग की बुक है आपके पास, दिस इज चैप्टर नंबर 15 और जब भी आएगी बुक आपके पास ये चैप्टर नंबर 15 है, पेज नंबर 326. करेक्ट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. नॉट जस्ट दिस, जो भी आपके 14 नंबर के बाद 22 तक जो भी चैप्टर्स जा रहे हैं ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. और ग्रामर को तो हम रट भी सकते थे, याद भी कर सकते थे, लेकिन पेडागोजी को ट्राई करना है क्योंकि पेडागोजी में स्कोर करना है अच्छे से. और यहाँ पे चीजें ज्यादा याद करने वाली नहीं होंगी, जो फैक्ट्स होंगे वही याद करने हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें ज्यादातर समझने वाली होंगी. करेक्ट. सो इन क्लासेस में कुछ भी क्वेश्चन आप लोग को लगे, गुड इवनिंग भारती, कुछ भी क्वेश्चन लगे आप लोग मेरे को तभी पुट अक्रॉस करेंगे, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, चैप्टर 15, पेज नंबर 326, उन सब के लिए जिनके पास बुक्स हैं. करेक्ट. सो वी विल गो हेडिंग बाय हेडिंग. अब आप लोग की बुक्स में जो भी स्लाइड्स पे यहाँ पे होगा वो हेडिंग्स में दिया हुआ होगा, तो आप लोग रेफर कर सकते हो. आई विल ट्राई कि जो भी वहां पे दिया हुआ है मैं उसको इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं. करेक्ट. गुड इवनिंग बिंदु, गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग राजेश. करेक्ट. सो इफ somebody, आप लोग में से किसी के पास बुक्स आ गई होंगी, तो एक चीज हम लोग को पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो इंडिया के हिसाब से बात करेंगे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज टीच करने इंपॉर्टेंट क्यों है. सो हम लोग के पास कई पॉइंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश इज अ सिंबल ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड अ फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ. अब आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग बाई चांस, कई लोगों का दे हैव अ ड्रीम कि वो हायर एजुकेशन के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं. सो फॉर दैट उन लोग को कई एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं. जैसे फॉर कनाडा इट्स मेजरली आइल्स का एग्जाम है ना,
आइल्स का एग्जाम होता है, टॉयफल के एग्जाम्स होते हैं। ये एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं ताकि जो जहां आप जाना चाहते हो वहां के लोगों की आप लैंग्वेज समझ पाओ। इंग्लिश अगर आप समझें, इंग्लिश को अब एक दर्जा दे दिया गया है, इट हैज बीन गिवन अ ग्लोबल लैंग्वेज बोलने लग गए हैं लोग इंग्लिश को। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि अगर आप लोग लेट्स जस्ट से, अगर आप में से कोई फ्रांस में जाता है, पेरिस में जाता है, अब आप लोग को फ्रेंच तो नहीं आती, तो व्हाट विल बी, आप लोग जिससे भी बात करेंगे एक कॉमन ग्राउंड पे उसको अपनी बात समझाने के लिए, उनकी बात समझने के लिए आप लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। यहां पे वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश, क्योंकि फ्रांस का बंदा हिंदी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो मेजरली यहां पे ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है अपनी नेशनल बात करें तो इंडिया में भी अब आप लोग को ऑफ कोर्स आप लोग ने स्कूल्स में देखा होगा, इंग्लिश जो दर्जा गेन करती जा रही है वो कई जगहों पे इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना, इंग्लिश में बातचीत करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। करेक्ट, इंटरव्यूज मोस्टली हम लोग देखते हैं। ओके, हाय मुस्कान, गुड इवनिंग। बिंदु आप कह रहे हो साइंस का बुक नहीं आया। बच्चे बुक्स मैं बता रही हूँ धीरे धीरे डिस्पैच हो रही हैं, जब जब जो आती जाएगी आप लोग को मिलती जाएगी। ठीक है, सो इंग्लिश का तो आ गया है शायद से, तो पेज नंबर आई थिंक आपको चैप्टर भी मिल गया होगा, पेज नंबर 326। अगला पॉइंट चलते हैं। इंग्लिश इन इंडिया इज एक्सेप्टेड एज द सेकेंड लैंग्वेज। अब आप लोगों के लिए कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, जो मैंने ऑफ कोर्स हम कल की क्लास में भी कवर करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानने के लिए? L1 और L2। L1 वो लैंग्वेज होती है जिसको हम दो नामों से जानते हैं, मदर टंग या शॉर्ट फॉर्म है MT, या सोर्स लैंग्वेज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SL भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में SL भी कह सकते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में 1 लगा हुआ है। लैंग्वेज 1 मतलब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। अब अभी मैं बिंदु से पूछूं, भारती से पूछूं, आरती से पूछूं, राजेश से पूछूं, तो एक चीज मुझे आप लोग बताएंगे, आप लोग कहां से मतलब आप लोग ने मुझे बताया था, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि जहां से भी आप लोग हो वहां पे पहली लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। एक एक करके मैं चाहूंगी जो भी ऑनलाइन है पार्टिसिपेट करे। पहली लैंग्वेज, जब आप बचपन में होते हो आपको मम्मा पापा कौन सी लैंग्वेज में बातें करते हैं आपके साथ, जब भी आप जिस भी एरिया में पले बड़े हो, ग्रो करे हो? बताएंगे, सभी बताएंगे। राजेश आपके वहां पे कौन सी लैंग्वेज पहले बोली जाती है? बिंदु, आरती, मुस्कान, भारती, सब लोग बताएंगे। भारती के वहां पे बांग्ला बोली जाती है, अनुराधा के यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कल की क्लास में भी थोड़ा सा रिपीट होगा तो आपकी रिवीजन वहां पे भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे। मैं पंजाब से हूं तो वहां पे ऑफ कोर्स पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, बचपन से ही।
नेहा इज ऑल्सो हियर। नेहा, आपके यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पहली लैंग्वेज जब आप बचपन में होते हो तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखते हो? सीखता भी नहीं बोलूंगी, अक्वायर करते हो। राजेश के यहाँ पे अवधी और भोजपुरी का मिक्स, ओके। मुस्कान के यहाँ हिंदी, ठीक है। आई एम लाइकिंग दैट यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो नेहा के यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, हिंदी जब हम बचपन में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। जब हम लोग बचपन में होते हैं, एक आप लोग ने अगर आंचल मैम की क्लास भी लगाई होगी, ये मैं दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रही हूं, अगर उन्होंने करवाया होगा तो भी। किसी को पता है एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस? नहीं पता है तो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी, बट आई वुड वांट टू नो आप लोग को पता है या नहीं। एक्विजिशन क्या होता है और लर्न करना क्या होता है, दोनों डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से? क्योंकि आई थिंक आंचल मैम का एक चैप्टर ही यही है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, दैट इज चैप्टर नंबर 14 आई थिंक, है ना? लर्निंग एंड एक्विजिशन ही है चैप्टर नंबर 14। बिंदु के यहां पे माघी हिंदी, ओके। जब हम लोग बचपन में होते हैं ना, जैसे मैं पंजाब से हूं, वहां पे मम्मा पापा को पुराने टाइम्स पे, आजकल तो मम्मा पापा ही बोलते हैं, पुराने टाइम्स पे लोग बेबे बापू कहते थे, है ना? कई जगह पे लोग माँ बाबा कहते हैं, है ना? तो जब भी आप बचपन में होते हो, जब यू सी कि आपके हाथ में आपका बेबी है, किसी और का बेबी है, ऑफ कोर्स किसी का भी है, अपना खुद का भी है, तो आप क्या करते हो? जब वो पैदा होता है, कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी सेंसेस गेन करता है, वो थोड़ा बाप 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 ब्लैबर करने की कोशिश करता है चीजें, तो आप एक चीज नोटिस करते हैं कि मम्मा पापा क्या करने लगते हैं ना, मोस्टली वो ये करने लगते हैं, बच्चे बोल पापा, मम्मा, ठीक है, या जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। अब यहां पे बच्चे बोल माँ, बोल दादा, बोल पापा, तो यहां पे क्या हो रहा है, बच्चे को सिखाई जा रही हैं चीजें। और बच्चा जो है, क्योंकि उसके घर में, अब मैं पंजाब में पली बड़ी हूं, मेरे घर में सब लोग पंजाबी में बातचीत करते हैं, तो ऑफ कोर्स पंजाबी मैंने सीखी नहीं है, पंजाबी मैंने अक्वायर कर ली है, पंजाबी मेरे अंदर नेचुरली आ गई है, ठीक है? मुझे उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे उसके रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट क्या हुआ कि मैंने उसको नेचुरली ही सीख लिया है। पेन कहां गया? ये रहा, ठीक है? तो मैंने उसको नेचुरली सीख लिया। जब आप कोई चीज नेचुरली सीख लेते हो, आपके अंदर जब कोई चीज नेचुरली आ जाती है, उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। जैसे अभी मुझे बताया, वेरी गुड राजेश, जहां भी हम इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां की लैंग्वेज हम लोग सीख लेते हैं, हम अक्वायर कर लेते हैं। अक्वायर और एक्विजिशन सेम होता है, मतलब नेचुरली आपके अंदर आ गई, मेरे अंदर पंजाबी आ गई, ठीक है? जो राजेश है वो अवधी एंड भोजपुरी में बचपन से बात कर रहे हैं, भारती मम्मा पापा को बंगला में जो भी बोलते होंगे वो बोल रही हैं, अनुराधा हिंदी में माँ बाबा बोलती होंगी या मम्मा पापा जो भी है। तो ये क्या आ रहा है, ये नेचुरली हो रहा है, आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा लैंग्वेज सीखने में, तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग जो होती है ना, ये कॉन्शियसली होती, कॉन्शियसली मतलब आपको पता है, आप जानते हुए करते हो कि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको पता है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप इंग्लिश को लर्न करते हो। ये पिछली जो क्लासेस हमारी हुई हैं, ग्रामर हमने करी है अभी तक, लर्निंग में रीडिंग करना पड़ता है। लर्निंग बच्चे सिर्फ रीडिंग ही नहीं, लर्निंग में सब कुछ ही आ जाता है, आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं कॉन्शियसली, ठीक है? आपको पता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी, तो लर्निंग जो है वो नेचुरल नहीं होती, एक्विजिशन नेचुरल होती है, ठीक है? एक्विजिशन नेचुरल होती है। अब आते हैं लैंग्वेज 2 पे, मैं बताऊंगी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से डिफरेंट कैसे है। पहले लैंग्वेज 1 में अभी मुझे आप लोग ने एग्जाम्पल्स दिए, बंगला, ठीक है, अवधी, हम हिंदी,
मैंने अपना एग्जाम्पल दिया पंजाबी, ठीक है, हरियाणवी भी लिख लेते हैं, हिमाचली एटसेट्रा। ये हम हमारे मम्मा पापा जो लैंग्वेज बोल रहे थे, दादा दादी जो लैंग्वेज बोल रहे थे, बच्चे ने एक दिन बोल दिया माँ, या बच्चे ने बोल दिया माँ। जब पहला शब्द निकला माँ निकला या निकला बाबा, तो पेरेंट्स आर हैप्पी कि हमारे बच्चे ने पहला शब्द बोला। वो सीखा किससे सुन के? अपने आसपास वालों से। तो वो लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? पहली लैंग्वेज होगी। उसको हम लोग दो नामों से और जानते हैं, क्योंकि ये बार बार आपकी बुक में आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूं। यहाँ उसको हम जानते हैं मदर टंग के नाम से कि ये मेरी मातृभाषा है, मैं हिंदी में बात करती हूँ, मैं पंजाबी में बात करती हूँ। यहाँ उसको कहते हैं सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में डिफरेंस बताऊंगी। L2 जब भी आप बुक में पढ़ोगे तो L2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड लैंग्वेज। L2 का मतलब होगा सेकेंड लैंग्वेज। अब जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर हमें इंग्लिश सिखाने लगते हैं। मोस्टली इंडिया में ना सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अब जब हम स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स हमें इंग्लिश में सिखा रहे हैं ABCDE टिल Z वो सिखा रहे हैं। इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम, अगर इसका सोर्स लैंग्वेज है, इसका नाम है दूसरा नाम टारगेट लैंग्वेज। टारगेट क्या होता है? लक्ष्य होता है। टारगेट क्या होता है? लक्ष्य। तो हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स जो है हमारी मातृभाषा है। हमें सीखना कहाँ है? हमें पहुंचना कहाँ है? हमें इंग्लिश सीखने तक पहुंचना है। तो जब हम लोग यहां बात करेंगे सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जाने की, सोर्स लैंग्वेज हमेशा मोस्टली आपकी मदर टंग होगी। ऑन दी अदर हैंड टारगेट लैंग्वेज अगर हम इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज देख रहे हैं तो वो इंग्लिश होगी, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपने पेपर में प्रोमिनेंस देके पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ सबको जो भी ज्वाइन करे हैं? ठीक है। तो जब भी आप L1 देखोगे, TL देखोगे, L1 देखोगे, SL देखोगे, मतलब वो आपका सोर्स है, वहां से आपने शुरू करा है। ठीक है। और आपने पहुंचना कहाँ है? आपका लक्ष्य क्या है? क्या सीखना है आपको? आपको इंग्लिश सीखनी है। जो आपका सोर्स है वो आपको आती है, वो आपने अक्वायर करी है नेचुरली। ये आपको फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरली आती है, और ये वाली सेकेंड लैंग्वेज आप सीखते हो। आर वी क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2? सबको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया है? सबको क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन? हाँ जी, बताएं। राजेश, नेहा, मुस्कान, अनुराधा, भारती, बिंदु, सब बताएं मुझे। इतना क्लियर हुआ? भारती का यस आ गया। आई वांट जितने भी आप लोग ऑनलाइन हो यस बोले फटाफट से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यही हमारी फाउंडेशन जो है क्लियर करेंगे हम पेडागोजी में। मैं चाहती हूँ आप लोग स्कोर बहुत अच्छा करो, क्योंकि बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन घबराने वाली कोई चीज ही नहीं अगर आप समझ पा रहे हो चीजों को इजीली। तो क्लियर हुआ सबको? इस केस में हम क्या लेंगे? सेकंड लैंग्वेज हमारी मोस्टली इंग्लिश होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हमने एक पॉइंटर देखा कि हमें ग्लोबली भी लोगों के साथ देखते हैं, हम ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है इसलिए। सेकेंड पॉइंट हमारा है गुड, गुड बिंदु, गुड राजेश, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। ठीक है, एक हो गया कि हम लोग इंग्लिश को देखते हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या इंग्लिश के होते हैं बच्चे तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। सेकेंड हो गया कि इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सिखाया जाता है इंडिया में, और इंडिया में जब सिखाया जाता है तो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम लोग साउथ वाली साइड पे जाते हैं, वहां पे हम लोग को तमिल मलयालम नहीं आती होगी, तो वहां पे उन लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन तो हमारा एक कॉमन ग्राउंड क्या बनेगा, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, तो ग्लोबल हो गया, एक हो गया कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए ये एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है फॉर कम्युनिकेशन। थर्ड आ जाता है जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इंटर स्टेट कॉमर्स कर रहे हो, इंटर स्टेट कॉमर्स की जगह बिजनेस भी लिख सकते हो, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हैज टुडे बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बोली जाती है ये। It will be very difficult to neglect the English language because of rich literature, scientific and technical, nature of the language. हम English की importance को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत important है English. In the words of Mahatma Gandhi, English is a language of international commerce. It is the language of diplomacy. And it contains many rich literary treasures. अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना, हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना आता है, इंग्लिश में बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी। अभी रिसेंटली जो मैं एक किताब पढ़ रही हूँ शॉर्ट स्टोरीज की है, अगर आपने आर.के. नारायण का नाम सुना होगा तो मैं उनकी मालगुडी डेज पढ़ रही हूँ। इस किताब में 30 शॉर्ट स्टोरी हैं, छोटी कहानियां हैं इसमें, और मैं पढ़ रही थी तो ये इंग्लिश में लिखी गई है। क्यों पढ़ पा रही थी, क्योंकि इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश रीड करनी आती है। तो इंग्लिश को किताबें पढ़ने के लिए भी अगर हम बोलें, रीडिंग के लिए भी वो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज। हम लोग को कुछ कुछ चीजें जो है इसमें देखेंगे कि क्या सिद्धांत है, हम कैसे लैंग्वेज सिखा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हैबिट फॉर्मेशन, नंबर 1 पॉइंट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्या समझ पा रहे हैं हम, कि हमें आदत डालनी पड़ेगी। अब हम लोग कल जो मेथड सीखेंगे ना कि ग्रामर कैसे सिखाई जाती है, उसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे होंगे जिसमें ड्रिलिंग होगी। ड्रिल करने का क्या मतलब होता है, जैसे आर्मी वाले बंदे ड्रिल करते हैं, मतलब सेम चीजें रिपीट करते हैं, ठीक है, सेम रूटीन रिपीट करते हैं। ड्रिलिंग लैंग्वेज में क्या होती है, ड्रिलिंग जब हम इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ड्रिलिंग का मतलब होता है अगर टीचर आपको कोई चीज सिखा रही है, वो रोज वो चीज कंटिन्यूअसली सिखा रही है ताकि आपको वो आपके माइंड्स में बैठ जाए। टीचर, मैंने एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आके बता रही है कि अगर आपको किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आप कहोगे माय नेम इज हिमानी शर्मा, तो राजेश कहेंगे कि माय नेम इज राजेश कुमार यादव, भारती कहेंगी माय नेम इज भारती सिंह, ठीक है, बिंदु कहेंगी माय नेम इज बिंदु कुमार। सो सब लोग मुझसे सीख रहे हैं, सब लोगों से मैं रोज आके एक ही सवाल पूछ रही हूं, तो बच्चे जो हैं कंफर्टेबल हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया उनमें अब, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको हम क्या कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन से टीचर ने धीरे धीरे लैंग्वेज पढ़ के सिखाना शुरू कर दिया। वेरियस लैंग्वेज हैबिट्स आपकी फॉर्म हो जाती हैं, उसमें क्या क्या आता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। हैबिट फॉर्मेशन या तो होगी कॉन्शियसली या होगी अनकॉन्शियसली। मतलब कॉन्शियसली का हमने पीछे भी मतलब लिखा था, कॉन्शियसली मतलब जानते हुए,
ये हो गया बिना जानते हुए कि आप लैंग्वेज याद कर रहे हो, सीख रहे हो। अब इसमें क्या एग्जाम्पल देख सकते, कॉन्शियसली आप रोज क्लास में जा रहे हो और टीचर आपको ए एंड दा सिखा रही है, टीचर आपको आर्टिकल्स के रूल्स सिखा रही है। अनकॉन्शियसली क्या हो गया, अनकॉन्शियसली हो गया, अब आपने ना बातें करना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप किसी पर्टिकुलर किताब की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आपने ये बोलना चाहा कि जो किताब तुमने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपने क्या बोला, जो किताब, और वो इंग्लिश में बोला, द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग, वॉज इंटरेस्टिंग। तो यहां मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक किताब की बात हो रही। टीचर से तो मैंने सीख लिया कॉन्शियसली, उन्होंने मुझे रूल सिखा दिए, लेकिन अब मैं उसको जब अपनी कॉन्वर्सेशंस कर रहा या कर रही हूं, मैं उसमें यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे अनकॉन्शियस में स्टोर हो गए हैं। लेकिन ये स्टोर किस तरीके से हुए, क्योंकि टीचर ने आदत डाल दी, इतनी एक्सरसाइजेस करा दी कि अब मैं गलत ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हैबिट फॉर्मेशन। टीचर ने हमारी हैबिट्स फॉर्म करा दी। सेकेंड आ जाता है प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इसमें क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन के बाद ही बनता है। आप क्या करना शुरू कर देते हो, आप लोग को जो मैंने बात बोली हुई हुई है इनफैक्ट क्लास में, कि इवन दो हमारी ग्रामर की क्लासेस खत्म हो गई है, आई वॉन्ट कि आप लोग रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, आप लोग रोज आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करें, 5 क्वेश्चंस, आप रोज टेंसेस करें, आप वॉइस करें एटसेट्रा। क्यों बोल रही हूं मैं ये, ताकि आप लोग की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ड्रिल क्या होगा, ड्रिल मतलब रिपीट होंगी। रोज आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रोज आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आप रोज एक लोग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि सेम कॉम्प्रिहेंशन रोज सॉल्व कर रहे हैं, ये मतलब है कि अलग कॉम्प्रिहेंशन हर रोज सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी आदत बन रही है क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने की। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के साथ ड्रिल करते जा रहे हो कि मेरे को लगता है मेरा वीक पॉइंट ये है, टेंसेस है, तो मैं टेंसेस की एक्सरसाइजेस रोज सॉल्व करनी शुरू करूंगा या करूंगी। तो पहले दिन मैं सिंपल प्रेजेंट कर लूंगी, उसको 5 दिन के लिए सिंपल प्रेजेंट करूंगी, फिर 5 दिन के लिए सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे ही आगे आगे बढ़ती रहूंगी। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिस और ड्रिलिंग। ड्रिल को यहाँ पे हमने वो जो दीवारों में छेद करने वाली ड्रिल है वो नहीं याद रखना है, यहाँ पे जो ड्रिलिंग है वो क्या है, ड्रिलिंग मतलब रिपीट करके चीजें याद करते रहना, प्रैक्टिस से जो याद होगी। तीसरा पॉइंट है ओरल अप्रोच। ठीक है, ओरल अप्रोच। A child learns to speak his mother tongue before reading or writing it. This principle should be adopted in learning and teaching a second or a foreign language. कि आप लोगों को बच्चों की स्पीकिंग हैबिट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में जब कोई बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले स्पीकिंग जो है उसको फोकस देना चाहिए, स्पीकिंग पे फोकस देना चाहिए। ये होगी ओरल अप्रोच। आपका पढ़ाने का तरीका शुरुआत में किसी लैंग्वेज को ओरली होना चाहिए। देन है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या होता है, हम कभी भी कोई खाना खाते हैं, है ना, तो हम एक रेसिपी फॉलो करते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं चाय बनाने के लिए, तो आप पहले ही दूध नहीं दे देंगे ना, दूध नहीं डाल देंगे पतीले में या जिस पैन में भी बना रहे हैं, आप पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, है ना, उसके बाद आप बाकी चीजें करेंगे। क्या मैं सही कह रही हूं? स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 1 पे तो नहीं परफॉर्म कर दोगे,
पहले आप पानी डालोगे, पानी में चाय पत्ती डालोगे, थोड़ी चीनी डालोगे, इलायची, जो भी आपको दालचीनी एक्सेट्रा जो भी मसाला डालना है, जो चाय मसाला, गरम मसाला बोल रही हूँ, चाय मसाला आता है वो डालना है। देन उसको थोड़ा काढ़ोगे, देन दूध डालोगे, देन उसको काढ़ोगे, उबालोगे, देन चाय दोगे मुझे। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट आप नॉर्मली दूध डाल के देन वापस मेरे को चाय दे दो। 5th स्टेप दूध डालना अकेले चाय नहीं बनाएगा ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, एनी एग्जामिनेशन जिसमें आप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज चूज करते हो। इंग्लिश को हम लोग एक पर्टिकुलर वे में सीखते हैं। अभी हम लोग ने एक्विजिशन और लर्निंग की डेफिनेशन क्यों करी है, इसी वजह से करी है क्योंकि हम देखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन दोनों में। हमें पता लग गया एक्विजिशन मतलब नेचुरली आ जाती है लैंग्वेज, मेरी पंजाबी, आप लोग की हिंदी है, किसी की हरियाणवी, हिमाचली, कुछ भी हो सकती है। लर्निंग, मैंने भी इंग्लिश जो है वो सीखी है स्कूल में, मैं पैदा नहीं हुई थी इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप, ये रूल है, इसको लिखेंगे LSR, W। इसको रट लो, लिख लो, जो जैसे याद करना है वैसे कर लो। LSRW फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एंड वी आर कॉलिंग इट नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। हमेशा कोई भी चीज होगी लैंग्वेज के सॉर्ट में वो ऐसे ही होगी, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हम ऐसे ही सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वापस चलते हैं उसी एग्जाम्पल में जिसमें मम्मा पापा बच्चे को बोल रहे हैं माँ बाबा ये बोलो, ठीक है। तो बच्चा पहले क्या कर रहा है, अभी तो बच्चा बोल नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है। ही और शी इज जस्ट हियरिंग, ही और शी इज जस्ट लिसनिंग। देन एक दिन उसका मूड बनता है बच्चे का कि चलो यार बोल ही देते, इतने दिन से ये लोग नखरे कर रहे हैं, आज मैं बोल ही देता हूं, मम्मा, उसने बोल दिया। तो लिसनिंग से वो सीखा कि ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा हैं। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूं, लिसनिंग से सीखा। पहले उसने सुना, फिर उसने बोल दिया, दादा, मम्मा पापा भी नहीं बोला, दादा बोल दिया, ठीक है। तो लिसनिंग से हम लोग स्पीकिंग पे मूव करें। स्पीकिंग के बाद कुछ साल होते हैं, बच्चे जब क्रेच में डालते हैं, क्रेच में या किंडरगार्टन में, नर्सरी में जाता है, तो उसको टीचर पहले क्या सिखाती है, रीड करना। छोटी छोटी वो नर्सरी की किताबें आती है ना जिनमें बड़े बड़े ABCD लेटर्स बने होते हैं, आ ई ई उ ए बना होता है, ठीक है। अब बच्चे ने लिसन भी कर लिया, मम्मा पापा का नाम भी ले दिया, अब वो सीख रहा है लैंग्वेज को, तो वो तीसरे पड़ाव पे बढ़ेगा जो होगा उसका रीडिंग। अब टीचर यहाँ पे उसको ना क्या करती है, उसको लेटर्स दिखाती है कि बच्चे दिस इज ए, दिस इज ए, या फिर बड़ा छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। टीचर उसको दिखाती है कि ये मैं बोलूंगी पेज तो तुम ये बोलोगे, ये अक्षर है तो तुम ये बोलोगे। टीचर साउंड के लिए बच्चे को रेडी कर रही है कि A B दोनों का साउंड डिफरेंट है, A B C D। तो बच्चे जब खोलते हैं अपनी बुक्स, A फॉर बच्चे बोलते हैं एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। टीचर उनको प्रैक्टिस और ड्रिल करा के, हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू, ओरली सिखा के टीचर ने उनको रीड करना सिखा दिया। अब आती है रीडिंग के बाद चौथी बारी, जो चौथा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं राइटिंग, यानी कि लिखना। अब बच्चे ने देख लिया कि अच्छा ए ऐसे फॉर्म होता है, ए ऐसा दिखता है, बी ऐसा दिखता है, सी ऐसा दिखता है, डी ऐसा दिखता है। अब बच्चा क्या कहेगा, अब टीचर कहेगी चलो जी इसने पढ़ना सीख लिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब मैं चाहती हूं मैं इन लोगों को अब लिख के सिखाऊंगी। तो टीचर क्या करती हैं, टीचर आपको बना के देती हैं डॉट्स। ये एग्जाम्पल हम कल भी करेंगे। टीचर आपको डॉट्स बना के देती हैं, आप ये लिखते हो ABC। फिर आप टीचर आपको स्मॉल लेटर सिखाती हैं, आप ABCD
ई एफ जी, जितना भी जेड तक है लिखते हो। फिर अब बड़ी क्लास में जाते हो तो राइटिंग और बढ़ती जाती है। टीचर आपको ना कहती है कि ये एबीसीडी तो सिखा दिया, अब मैं चाहती हूँ कि आप 3-3 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ। तो आप क्या बनाने लग जाते हो, 3-3 4-4 लेटर्स के वर्ड बनाते हो, जैसे कि कैट, बैट, मैट, रैट एटसेट्रा। तो हमेशा आप कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, आप इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे उसको, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट्स? अभी तक कोई डाउट्स? Uh-oh. एनी डाउट स्टिल नाउ? रीडिंग के बाद हम पहुंचेंगे राइटिंग पे। मजा आ रहा है ये पढ़ने में? देन आता है मल्टी स्किल अप्रोच। देन आता है हमारा और इनको हम ना नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग तो है, लेकिन ये चारों क्या है? LSRW, ये हमारी 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं। ठीक है, ओके ओके राजेश। दी अदर्स आई वांट कि आप लोग भी रिप्लाई करें। तो मल्टी स्किल अप्रोच में अब टीचर क्या चाहते हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं ये लोग कि लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि आप लिसनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों जो है ना, चारों की चारों स्किल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सारी स्किल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा लैंग्वेज पढ़ना तो सीख गया है, वो बोलना नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, देन आता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नर्सरी क्लास और 10th क्लास फॉर एग्जाम्पल लगा लो। नर्सरी और 10th क्लास के बच्चे की जो किताबें होंगी उनका लेवल क्या होगा? नर्सरी में आप लोग को ABCD टीचर सिखाएगी, यहां पे आप लोग चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, ठीक है, और उनके बेसिस पे टीचर आपको ग्रेड करेगी कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करा अपनी क्लास के हिसाब से या नहीं, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि आपको ना जो क्लास है, जो लेवल है, उसके हिसाब से लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप नर्सरी के बच्चे को पूछो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम एटसेट्रा, नर्सरी का तो नहीं बता पाएगा ना अभी, अनटिल अनलेस उसके मम्मा पापा घर पे पूरा टाइम अंग्रेजी में बात करते हैं और उसको इतना कंडीशन कर दिया है। तो यहाँ पे दे आर सेइंग लेवल जो है वो मैटर करता है, और जो लेवल बढ़ता जाता है, अभी हम नर्सरी की बात कर रहे थे, फिर मैंने बोला फर्स्ट सेकंड में आते आते अपर किंडरगार्टन में आते आते आप क्या करते हो, आप कैट बैट मैट जैसे वर्ड्स बनाने लग जाते हो। ठीक है, तो आपका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, और वो कह रहे सिलेबस जो है, जो भी लैंग्वेज को पढ़ाने का सिलेबस है, वो उस लेवल के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, देन आती है सिचुएशनल अप्रोच। 7th पॉइंट है हमारा, उसका नाम है सिचुएशनल अप्रोच। इसको हमने क्लास में कवर भी करा है, जो रूल ऑफ ग्रामर वाली कल की क्लास है। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन क्या होती है? कोई परिस्थिति,
अब ये इसका मतलब यही है कि लैंग्वेज को जो बच्चों को सिखाना है ना, कि रियल लाइफ में उस लैंग्वेज को कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखाना है, उसको सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश या टीचिंग इंग्लिश हो गया या कोई और लैंग्वेज होगी, उसको नेचुरली सिखाना और रियल लाइफ बेसिस पे सिखाना। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अगर आप अपने से किसी बड़े को मिल रहे हो तो आप नमस्ते करते हो, आप उनको नमस्ते से ग्रीट करते हो। अपने फ्रेंड को मिलते हो तो उसको टपली मार के भी मिल सकते हो, उसको आप हाय हेलो भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप टपली किसी बड़े के नहीं मार सकते। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को किस सिचुएशन के हिसाब से आप यूज करोगे उसको हम सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, देन आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है फर्स्ट क्लास में या यूकेजी में, लगा लेते हैं यूकेजी में एक बच्चा है, उसको जो स्कूल में वो पढ़ता या पढ़ती है उसमें सब बच्चे यूकेजी में अंग्रेजी में तपड़ तपड़ बात कर रहे हैं। एंड देन देयर इज अ बच्चा जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से है, वहां पे इंग्लिश जो है वो कम बोली जाती है। तो ये इंग्लिश मीडियम का यूकेजी का बच्चा, उसको क्योंकि एक्सपोजर मिला, एक्सपोजर मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको उतना खुल के बात करने का मौका मिला है क्योंकि उसके आसपास के लोग भी वैसे बात करते थे। ठीक है, अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड टू इट। एक्सपोजर चाहिए। अगर आपको आप चाहते हो कि बच्चे इंग्लिश सीखें तो आपको सारी क्लास में बच्चों को इंग्लिश बुलवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज चला रहा है। नो, everyone should be able to talk in English. Only then and only then बच्चे को पता होगा कि अब मैं बोलूंगा तो, लेकिन मेरे को चाहे मैं हिंदी में बोलूंगा मेरे को टीचर ही जवाब नहीं देंगी क्योंकि मैम ने बोला है कि क्लास में सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। तो वो ट्राई करेगा चाहे टूटी फूटी ही, लेकिन टूटी फूटी से फिर सही भी बन जाएगी। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन है इमिटेशन। 9th पॉइंट हमारा है इमिटेशन। इमिटेशन करना मतलब क्या होता है? नकल करना। यहां पे क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम कुछ भी देखते हैं। अब ब्रिटिश लोग कैसे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन में वो किसी को भी मेट बोल देते हैं। मेट मतलब फ्रेंड। हे मेट, हाउ आर यू डूइंग? सो ये लैंग्वेज का जो एक्सेंट है, अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को इमिटेट करा है। ठीक है, अभी ब्रिटिश की बात करते हैं तो देयर वाज अ कोल्ड डे, देयर वाज अ कोल्ड डे। और अगर मैं बोलूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर को, पानी को, वाटर को ब्रिटिश लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वाटर। आर साइलेंट रहता है। व्हाट एम आई डूइंग? अभी इमिटेट कर रही हूं। ठीक है, तो इमिटेशन मतलब आप देख सकते हो, आपकी टीचर जैसे बात करेंगी, आप उनसे इमिटेट करके, जैसे टीचर सिखाएगी बच्चों को कि हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी एंड आई विल बी योर टीचर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी एटसेट्रा। तो आप लोग भी सीखोगे। ओके, माय नेम इज राजेश, माय नेम इज भारती, माय नेम इज बिंदु एंड आई एम अ स्टूडेंट इन हिमानी मैम्स क्लास। ठीक है, शी टीचेस अस इंग्लिश ग्रामर एंड शी ऑल्सो इज टीचिंग अस पेडागोजी। सो जो मैं जैसे बात करने की कोशिश करूंगी, आप मेरी चीजें अडेप्ट करने लग जाओगे मुझे इमिटेट करके। फिर आती है मोटिवेशन। लर्नर्स हमेशा उनके अंदर मोटिवेशन भरी होनी चाहिए। बिना मोटिवेशन के कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता। वो मोटिवेशन किसी भी रूप में हो सकती है। उनको हायर स्टडीज अपनी अब्रॉड करनी है इसलिए उनको लैंग्वेज सीखनी है। उनको अपनी जो जिस फील्ड में जाना है, अगर किसी को पढ़ाने में जाना है, इंग्लिश टीचर बनना है, तो उसको मोटिवेशन चाहिए कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी मेरे को इंग्लिश में एनरोल कराएंगे एज अ टीचर वो लोग, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो एक जो मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। इतना क्लियर हुआ? फिर आता है 11th एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि जो टीचर है वो लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज कर रहा है।
क्योंकि अगर टीचर प्रॉपरली यूज करेगा तो बच्चे उनको अपना रोल मॉडल मानेंगे और बच्चे मैम या अपने सर की तरह बात करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा मेरी टीचर तो बड़बड़ बड़बड़ इंग्लिश बोलती है तो मैं भी बोलना सीख रहा हूँ और मैं भी इमिटेट भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उनसे मोटिवेशन लेके सीख रहा हूँ, ठीक है। और वो टीचर एक्यूरेट है, शी नोज कि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं लगती, डिड के साथ कौन सी फॉर्म नहीं लगती, फिर से बताएंगे आज, और यहाँ ये बताएंगे कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है। मेरी मैम को तो पता है, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चों को पता है या नहीं पता है, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की। जब तक आप लोग बताते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। 12th पॉइंट है पर्पस। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है पढ़ाने का इंग्लिश। आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे का पढ़ा रहे हो, क्यों? ताकि उसको आप ABCD से फेमिलियर कर दे, उसको लेटर्स जो हैं समझ आने लग जाए। लेकिन अगर पर्पस है बाहर जाने के लिए तो आप बच्चे को आइल्स कराओगे, आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें जो 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आप इन पे फोकस देंगे। तो पर्पस बहुत क्लियरली टीचर के माइंड में भी स्टेट होना चाहिए, तभी वो वैसा कोर्स या सिलेबस डिजाइन करेंगी कि वो पर्पस जो है वो सर्व हो जाए, वो जो चाहती थी वो हो जाए कि हाँ मेरे पास ये बच्चा सिर्फ ABCD सीखने के लिए आया था, मैंने 1 महीने में सिखा दी ABCD। लेकिन अगर बच्चा मेरे पास टेंसेस सीखने के लिए आया, मुझे 2 महीने लगे लेकिन मैंने करा दिए टेंसेस अच्छे से, क्योंकि क्लास टेस्ट था, क्योंकि पेपर था, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुस्कान ने भी जवाब दिया, राजेश ने कल भी दिया था, आज भी दिया, वेरी गुड। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप लोग ये क्लास में चीजें सीखे हो या पता होंगी पहले से, क्योंकि बचपन में किसी और टीचर से सीखे हो इसलिए याद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूं नहीं जी डिड के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगती है, तो मैं टीचर ही एक्यूरेट नहीं हूं, टीचर ही गलत बोल रही होगी फिर। तो जो टीचर है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए, वो भी एक्यूरेटली जो चीजें पढ़ानी चाहिए, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, वो टीचर को प्रॉपरली आनी चाहिए, ठीक है, टीचर को प्रॉपरली आनी चाहिए। फिर आता है मल्टीपल अप्रोचेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है ऐसा नहीं है कि वो ग्रामर पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज करे। मैं आप लोग को YouTube चला के भी ग्रामर सिखा सकती हूँ। मैं आप लोग के सामने फॉर एग्जाम्पल मैं खाली पेपर ले आऊं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दूं, आपके सामने करूं, वो मेरी मर्जी है। मैं ग्रुप डिस्कशन में भी सिखा सकती हूँ कि चलो आज ये बताएंगे कि वर्ब की गिव की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो मेरी मर्जी है। तो टीचर को कभी भी किसी एक अप्रोच के साथ स्टिक नहीं करते रहना चाहिए, अप्रोचेस चेंज करते रहने चाहिए, ठीक है। देन आता है 14th पॉइंट, इंटरेस्ट। बच्चे को इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाती रहे टाइम के साथ साथ लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। देन है कोरिलेशन। If teaching learning of English is correlated with real life, then learner will realize the need of language learning and take interest in it. अगर टीचर समझाएगी कि अच्छा बच्चे जब तू अमेरिका में जाएगा और तुझे वहां पे पानी की बोतल लेनी होगी तो तू वहां पे ये थोड़ी कहेगा प्लीज मुझे पानी की बोतल ले दीजिए, नहीं बोलोगे आप, क्योंकि वहां कोई समझ नहीं पाएगा अगर वो अनटिल अनलेस इंडियन है। अगर आप किसी अंग्रेज से मांगोगे तो आप बोलोगे कि बेटा अगर तू प्यासा है अमेरिका में एंड देखो पानी की बोतल चाहिए, तो यू विल हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश में तभी कम्युनिकेट कर सकोगे दैट आई नीड अ वाटर बॉटल, आई एम थर्स्टी, प्लीज गेट मी अ वाटर बॉटल। क्यों? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। अब ये कम्युनिकेट हो जाएगा, फिर बच्चे को लगेगा हाँ यार मैम तो सही कह रही थी कि ऑफ कोर्स मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी मैं अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में जाता या जाती हूं तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से सीखते हैं। देन वी हैव लेक्सिकल अप्रोचेस। लैंग्वेज बेस्ड ऑन आइडिया दैट इज मेड ऑफ छोटी छोटी यूनिट्स रादर देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। धीरे धीरे लैंग्वेज कैसे बनती है वो लेक्सिकल अप्रोच हो जाती है, ठीक है, कि छोटी छोटी यूनिट से
लैंग्वेज जो है वो बनती है, वो लेक्सिकल अप्रोच हो जाती है। जैसे वर्ब हो गया, एडजेक्टिव्स एक्सेट्रा। फिर आ जाती है कम्युनिकेशन अप्रोच, कि बच्चों को आपस में बात भी करवाओ। टीचर का रोल होना चाहिए क्लास में बच्चों को, ये हम करेंगे भी, कि टीचर जो है वो बोल रही है तो आओ 2 जने उस पे, ठीक है, स्टेज पे, एंड देन 2 जने, टीचर ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, इमेजिनरी सिचुएशन दे दी कि मान लो तुम लोग साथ में कहीं घूमने जा रहे हो, एक जू में जा रहे हो, जू में क्या क्या देखा उसके बारे में बात करो। तो टीचर क्या यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगा रही है? टीचर यहाँ पे जो अप्रोच लगा रही है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन अप्रोच। क्लियर? देन आता है द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कोई एक्टिविटी करते हुए सीखना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये बचपन में होती थी जब टीचर्स आपको पोम सिखाते थे। मैंने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें क्या था कि वी वर इन अ पर्टिकुलर कोर्स, और उसमें हम लोग को योगा भी कराते थे, सूर्य नमस्कार कराते थे और बहुत सारी चीजें कराते थे ना, एवरी डे हम लोग को मेडिटेशन भी कराते थे। एंड वन थिंग वाज आल्सो देयर, गेम्स खिलवाना, क्योंकि बच्चों का कोर्स, तब मैं 9th 10th में होंगी। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज, जब गेम्स खिलवाते थे उनमें से एक गेम होती थी कि फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन, तो आपको भागना होता था। तो जो हमारे गेम खिलाने वाले सर होते थे वो ये शब्द बार बार बोलते थे, फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन। तो बच्चों को पता रन का मतलब क्या है, भागना। अब टीचर जब क्लास में होगी, उनको बच्चों को कोई वर्ब्स सिखानी है। अभी आप लोग को मैं बोलूं, आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे होगे, मैं आप लोग को बोलूं, एवरीवन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लैप। जिस चीज को क्लैप का मतलब पता होगा वो ताली बजाएगा। अगर मैं बोलूंगी जंप, तो आप जंप करोगे। तो लैंग्वेज को हम ऐसे भी सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली करवा के, ठीक है। स्पीकिंग इसमें क्या होगी, जैसे हम बोलते हैं वैसे हम सिखाएंगे बच्चों को। तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को बोलना है कि आप इंग्लिश में बात भी करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक चीज हमें इससे समझ में आई, एक छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है जो नोट की तरह लिखा हुआ, उसमें ये बात बताई गई है कि ये जो चारों हमारी स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, ये सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को भी ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। अगर किसी को कोई लैंग्वेज सीखनी है, उसको उस लैंग्वेज में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ताकि वो इंग्लिश को समझ पाए, ताकि वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाए, इंग्लिश को बोल पाए। स्पीक कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो आपकी समझ पाए, मतलब समझ आने वाली इंग्लिश बोलनी है। स्पीक कॉम्प्रिहेंसिबल, समझ आने लायक इंग्लिश बोलोगे आप, ठीक है। देन है रीड एंड कॉम्प्रिहेंड, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और राइटिंग कैसी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही चाय की रेसिपी की बात कर रही हूं या मैगी की रेसिपी की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले मैगी डाल दो पैन में, नहीं हो सकता। पहले आप पैन लोगे, पैन को अगर आपको फ्राइड मैगी बनानी है, सब्जी वाली बनानी है, तो यू विल पुट सम ऑयल, यू विल पुट द वेजीज, यू विल स्टर फ्राई देम एंड देन यू विल पुट सम वाटर, फिर मसाला डालोगे, फिर मैगी डालोगे। इंग्लिश में भी जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो ना अपने पेपर्स में, तो आपको इसी वे में चलना होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, एंडिंग पहले नहीं बताते हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग को भी इस उसमें चलना है कि आप कोहेरेंट हो, जो आप पहले पैराग्राफ में लिख रहे हो वो दूसरे पैराग्राफ के साथ और सेंस बना रहा है, ठीक है। ऑल्सो
फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि लर्नर जो है ट्रांसलेट कर पाए लैंग्वेज को। ये क्या बन गए हमारे, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर हमारे इंग्लिश को सीखने के ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल पे कैसे पढ़ाओगे बच्चों को इंग्लिश? सबसे पहले इंग्लिश की उनको अल्फाबेट सिखाओगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स सिखाओगे प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स सिखाओगे। फिर उनको सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल स्पोकन स्टेटमेंट्स, कि अगर टीचर आके सुबह गुड मॉर्निंग बोल रही है, सारी क्लास उठ के उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करेगी, कि टीचर कह रही गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो गेट अप एंड से गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। तो आप ये चीज करोगे, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, जब टीचर बोल रही है आप सीख रहे हो, आप बाकियों से सीख रहे हो। ठीक है, देन आता है सिंपल वर्ड्स हो गया हमारा। ठीक है, फिर आता है टू गेन रिक्वायर्ड वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी जो बचपन में आप प्राइमरी लेवल पे सीखोगे वो उसका लेवल थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू जो कॉलेज में बच्चा होगा। टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप इंग्लिश सीखते हो। ठीक है, अगर टीचर ने आपको हेडिंग में दे दिया कि ड्रॉ स्मॉल लेटर ए बी सी डी, बोल रही हैं वो आपको, तो आप वो ए ड्रॉ करोगे, बी ड्रॉ करोगे, तो आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी प्राइमरी लेवल पे करते हो। ठीक है, स्मॉल स्टोरीज या इंसिडेंट्स को समझने के लिए करते हो। एसेज करते थे ना बचपन में, अ काउ हैज 4 legs एंड अ टेल, इट गिव्स अस मिल्क, ये सारी चीजें हम जो प्राइमरी लेवल पे करते थे। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी लेवल, फिर आता है सेकेंडरी लेवल। उफ, आर वी क्लियर अभी तक? फिर आपके पहला पॉइंट लिखा है सेकेंडरी लेवल पे इंग्लिश को, जो स्पोकन इंग्लिश है उसको समझना इजीली एंड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बीबीसी चैनल लगा दिया, बीबीसी एक इंग्लिश न्यूज चैनल है, और आपने वो लगा लिया अपने टीवी पे, यूट्यूब पे लगा लिया, कहीं पे भी कोई इंग्लिश वीडियो लगा ली। अब आप चाहते हो सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, टीचर्स आपको सिखाएंगे कि स्पोकन इंग्लिश जो है, अगर आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश को इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए टीचर्स एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, टीचर खुद भी बात कर सकती है इंग्लिश में। टू स्पीक सिंपल इंग्लिश करेक्टली एंड फ्लुएंटली, सिंपल स्पोकन इंग्लिश वो फोकस रहेगा, और ताकि आप उसमें फ्लुएंट हो जाओ, आप बिना अटके अपना बोल दो कोई भी चीज। देन है टू रीड कॉम्प्रिहेंशन एट अ रीजनेबल स्पीड। अब कोई छोटा बच्चा है, उसको आप एक लाइन भी दे दोगे पढ़ने के लिए तो वो धीरे धीरे पढ़ेगा। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा प्राइमरी लेवल पे, लेकिन थोड़ा सेकेंडरी पे आते आते थोड़ी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रीडिंग स्पीड जो है
वो हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये एम होता है, हमारा एम है, ये हमें करना है सेकेंडरी लेवल। चौथा आ जाता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। शब्दों का जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए, शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। कोई इस शब्द को टीचर सोचेगी कि अगर मैंने क्लास में पढ़ाया है कि एच ऑन, इसमें इस वर्ड में एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो वो प्रोनाउंस करके भी सिखाएगी कि इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन पे जोर लगेगा, उच्चारण पे भी जोर लगाएंगी टीचर यहाँ पे। सिंपल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए create simple and meaningful sentences. Then अगर कोई दो बच्चे खड़े हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सिंपली भी अगर बात कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में कर रहे हैं। और इंग्लिश न्यूज़पेपर understand the content of English newspapers, कि अगर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप इंग्लिश बोल तो पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तो रीडिंग स्पीड आपकी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रही है या नहीं, ये होता है सेकेंडरी लेवल पे। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना सबको क्लियर हो गया? अनुराधा, मुस्कान, नेहा, भारती, बिंदु, राजेश, आरती, इतना क्लियर हो गया? देन आता है एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट हायर सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी से भी ऊपर हायर सेकेंडरी लेवल पे कैसे पढ़ाओगे? कि अगर इंग्लिश जो है कॉन्वर्सेशन हो रही है, इंग्लिश जो स्पोकन है वो बच्चा अंडरस्टैंड कर जाए, ऐसी पढ़ानी है। और कैसे आप इंग्लिश हैबिट, बच्चों की इंग्लिश अच्छी सुधारोगे? न्यूज़पेपर्स रोज पढ़ा के, रीडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को बोल दिया कि सब बच्चे अपने घर में द ट्रिब्यून लगा लेंगे, द हिंदू लगा लेंगे, द हिंदू के फर्स्ट पेज पे जो पहला टॉपिक होगा उसको पढ़ के आएंगे, देन सभी लोग डिस्कस करेंगे, तो बच्चों की रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी। ठीक है, देन है टू गेन दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स क्या होते हैं? अब एक चीज आप लोग को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं, नेटिव, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? L1 है ना। वहां पे कोई बच्चा हिंदी पंजाबी बोलता हुआ पैदा नहीं होता, इंग्लिश ही बोलते हैं वहां पे यूएसए में, तो वो वहां पे क्या हो गए? वहां के नेटिव स्पीकर्स हो गए। अब जब आप हायर सेकेंडरी लेवल पे पहुंच जाओगे तो टीचर क्या चाहेगा कि आप कोई भी, अगर बीबीसी का चैनल जो बोल रही थी, जैसे बीबीसी का चैनल है, कोई किसी का इंटरव्यू देख रहे हो इंग्लिश में आप, और दो अंग्रेज आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बात को समझना आना चाहिए। आपको नहीं ये देखना या ये पता, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए अगर उनकी एक्सेंट अलग है, बोलने का तरीका अलग है, वो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो नेटिव स्पीकर्स जो है, नेटिव स्पीकर्स को सुनते हुए बच्चे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, कि नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश जो है वो बच्चों को समझ आ रही है। देन नोट मेकिंग
अगर टीचर आपको नोट्स बना रही है, आप इंग्लिश में सोच के उसके नोट्स बना पा रहे हो या नहीं? ओके, सेकेंडरी लेवल एक बार रिपीट करते हैं, राजेश ने बोला है। सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, आप ये देखोगे कि जो बच्चे हैं, अगर आप लोग सेकेंडरी लेवल पे टीचर कैसे पढ़ाने की कोशिश करेगी, टीचर एक चैनल बता देगी बच्चों को, ठीक है, और वो कहेंगी कि ये चीजें रेडियो चैनल पे सुनोगे आप या यहाँ पे सुनोगे, आप जो भी स्पोकन इंग्लिश सुनोगे उसको समझ पा रहे हो या नहीं? ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग मतलब मे बी कोई न्यूज चैनल वाला सुना रहा है या रेडियो पे सुनाई जा रही है, स्पोकन इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। ये हो गया। सेकंड है टू स्पीक सिंपल इंग्लिश करेक्टली एंड फ्लुएंटली। सिंपल इंग्लिश, हाय, आई एम गुड, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, विच मंथ इज इट, अभी कौन सा महीना है। तो ये करेक्ट इंग्लिश आप करेक्टली और फ्लुएंटली बोल पा रहे हो या नहीं, ये सेकेंड एम है, ठीक है। देन है आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज करवाना टीचर का एम रहेगा, उसके लिए वो आपको रीडिंग हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। और रीडिंग हैबिट्स में वो क्या कह सकते हैं आपको कि आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ो। फिर टीचर आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को ठीक कराएंगी सेकेंडरी लेवल पे, कि आप ऑनेस्ट नहीं बोलोगे इस शब्द को, आप जो है उसको ऑनेस्ट बोलोगे, आप उसको ऑनेस्ट बोलोगे, ठीक है। देन आप खुद से मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल और मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हो या नहीं। अगर आप टीचर के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आते हो और आप पूछते हो कि मैम मे आई गो टू द वॉशरूम, ये इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस है। और सेकेंडरी लेवल पे आप ये चीज सिंपली बोल पा रहे हो बिना अटके हुए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। देन टू राइट नीटली एंड करेक्टली, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। राइट वाला पॉइंट रह गया हमारा यहाँ पे। सेकेंडरी लेवल पे इंग्लिश जो है वो रिटन भी इंपॉर्टेंट है, कि टीचर अगर कुछ डिक्टेशन दे रही है, टीचर कह रही है राइट द वर्ड शीप, तो आप SHEEP लिख पा रहे हो, भेड़ जो होता है, शीप सही स्पेलिंग लिख पा रहे हो या नहीं, तो रिटन पे भी फोकस होगा। तो ये है हमारे, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड जो इंक्रीज होगी, या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलेंगे आपको, या फिर क्लास में आप लोग को अगर याद होगा सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स जब क्लास में कोई चैप्टर पढ़वाती थी तो वो हर एक बच्चे को बारी देती थी पढ़ने के लिए, कि पहले इधर से शुरू होगा, एवरीबडी विल गेट द चांस टू रीड इंग्लिश चैप्टर। राजेश, आप समझ में आया? फिर आता है टू कन्वे वंस थॉट, जो भी आपके माइंड में हो रहा है, माइंड में जो भी आप सोच रहे हो वो आप सही वर्ड्स का यूज करके बोल दो। सही वर्ड्स का यूज करके बोलना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अलग मीनिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सही वक्त पे सही शब्द यूज करने आने चाहिए, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन में हो, हायर सेकेंडरी में हो, तो आप जो भी टीवी पे एड्स आ रही हैं, टीवी पे आ रही हैं, न्यूज़पेपर एड्स आ रही हैं, आप उनको समझ पा रहे हो या नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं। ऑल्सो आप एड्स को देख के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं, क्योंकि हायर सेकेंडरी के बाद मोस्टली हम लोग जॉब्स में जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। To be able to answer any open-ended questions. Next यहां पे लिख देती हूं, इसके बाद to answer open-ended questions. Open-ended questions होते हैं जहां पे आप लोग को चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं। अगर मैं पूछूं आप लोग से कि आप जहां पे रहते हो वहां का एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करो, तो हर एक इंसान का जो जवाब होगा
वो अलग होगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने डाल दिया, बिंदु का जवाब अलग होगा, राजेश का अलग होगा, भारती का अलग होगा, मुस्कान का अलग होगा, अनुराधा का अलग होगा, सबका अपना अपना जवाब होगा। दैट इज ओपन एंडेडनेस। ठीक है, देन आता है टीचिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये हायर सेकेंडरी तक हमने कर लिया। हाँ, नोट कर लो इसको, मूव करते हैं फिर आगे। Any doubts till now? Om Namah Shivaya. चलो अब आते हैं टीचिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। हम लोग बच्चों को बात करना कैसे सिखा सकते हैं कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है। अब ये सारी जो टीचिंग की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये कल की क्लास में डिस्कस होंगी। ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप जो भी आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली स्किल्स है उसको टीचर कैसे सिखा सकती है, मे बी ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ये सब कल की क्लास में होगा आपकी। डायरेक्ट मेथड की सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करके पढ़ा रही हैं टीचर। ठीक है, ग्रामर, ट्रांसलेशन मतलब पहले टीचर क्या कर रही है, बच्चों को जो रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स जो हैं वो सिखा रही हैं, लेकिन सिखा कैसे रही हैं, मदर टंग की हेल्प लेके। तो जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो आप बच्चों को रूल सिखा रहे हो कि अच्छा, या तो इंग्लिश में अगर वर्ड्स भी देख लें, यहाँ पे हम लोग बच्चों को सिखा देते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या करेगी टीचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, कुर्सी, टीचर कहेगी कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। ठीक है, ऑरेंज को, दैट इज संतरा, उसको इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। तो टीचर यहाँ पे पहले रूल सिखाएगी, ग्रामर के वर्ड सिखाएंगी, एंड देन आप लोग को ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस दी जाएंगी कि अपनी मदर टंग से इसको ट्रांसलेट करके आगे बढ़ो। कल ये बहुत डिस्क्रिप्टिव उसमें होने वाला लेक्चर, तो आप कल की क्लास बिल्कुल देख लेना, 4 बजे अपलोड हो जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, दैट वुड बी अ रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, टीचिंग लिसनिंग। अब सुनना कैसे सिखाना है कि बच्चों को अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है उनको समझ में आ जाए। इसके लिए हम लोग ने देखा कि सबसे पहले LSRW में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है, लिसनिंग। लिसनिंग से सब शुरू होता है, लिसनिंग से हम वर्ड्स फॉर्म करना शुरू करते हैं, दादा, मामा, पापा, मम्मा, फिर ही बोलते हैं, स्पीक करते हैं, देन लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पहले चीजें जो हैं वो सुनानी पड़ेंगी। उसके लिए बहुत टीचर एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं बच्चों को। जैसे कई स्कूल्स में ना इंग्लिश लेबोरेटरीज होती हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, इंग्लिश लैब में लेके जाते हैं बच्चों को और उनको मूवी लगा के दे देते हैं इंग्लिश वाली कोई देखने के लिए, और हेडफोन्स के साथ हर एक बच्चा हर एक डेस्क पे बैठ के कोई ना कोई मूवी, गाना, किसी की इंटरव्यू देख रहे होते हैं। ठीक है, एंड वो इंटरव्यू जो देख रहे होते हैं उससे फिर वो सीखते हैं, अच्छा अब इन्होंने ये दोनों ये बात कर रहे हैं, इस बारे में बात चल रही है। तो आप टीचर्स जो होते हैं लिसनिंग ऐसे सिखा सकते हैं।
अब इसमें 3 तरीके की लिसनिंग होती है जिसमें मैं एम्फेसिस डालना चाहूंगी। 3 तरीके की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज नोन एज, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज 328 पे। नंबर 1 इज ऑथेंटिक लिसनिंग मटीरियल। इसका मतलब है जो हम लोग की नेचुरल स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड शी इज टॉकिंग थ्रू आउट, आप सबके सामने वो सिर्फ इंग्लिश में बात करती जा रही हैं एंड वो चाहती हैं कि आप उनको समझें। यहां पे क्या होगा, आप कुछ भी सुनेंगे उसमें नेचुरल स्पीच होगी। देन आता है सेकेंड टाइप, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड लिसनिंग मटीरियल। इसमें क्या होगा, आप लोग को जो ये रिकॉर्डेड लिसनिंग मटीरियल होता है ये स्पेसिफिकली क्यों होता है, पढ़ाने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर टीचिंग पर्पसेस। तो आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो इंग्लिश सिखाते हैं, वो रिकॉर्डेड लिसनिंग मटीरियल्स ही हो गए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड को कहते हैं हम लाइव लिसनिंग मटीरियल्स। लाइव लिसनिंग मटीरियल जिसका मतलब टीचर आपके सामने आ रही है, फेस टू फेस, आपको फेस टू फेस लर्निंग हो रही है, लाइव आप टीचर को बोलता हुआ सुन रहे हो। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड हो सकती है लेकिन फेस टू फेस हो रही है। यहां पे ऑथेंटिक वाले में प्री रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लेकिन यहां पे लाइव वाले में टीचर फेस टू फेस आके आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। देशराज, मैंने ये कल बात करी थी मैम से, तो उन्होंने बोला है आप लोगों को कोई ना कोई टेक्निकल टीम वाले टेक्निकल स्टाफ या सपोर्ट का नंबर आपकी एप्लीकेशन पे होगा, प्लीज उनको कॉल करके उनके कांटेक्ट में आके ये प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि उन्होंने खुद कंफर्म करा है कि बच्चों को जा रही हैं, दिख रही हैं क्लासेस। क्या ये प्रॉब्लम बाकियों को भी हो रही है, एप्लीकेशन पे क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है? प्लीज राजेश, भारती, कोई भी प्लीज रिप्लाई करें। ठीक है, तो ऑथेंटिक में आप लोग को नेचुरल स्पीच तो मिलेगी। ये नेचुरल स्पीच आप लोग यूजुअली नेटिव स्पीकर्स के थ्रू देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कई एप्लीकेशंस देखते हो तो उसमें जो फॉरेनर्स हैं आप लोग को लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं यूट्यूब पे भी, तो वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो नेटिव ही आपको सिखा रहा है, नेचुरल लर्निंग सिखा रहा है। ठीक है, देन आता है टीचिंग रीडिंग। अब लिसनिंग भी हमने सीख लिया कि लिसनिंग हम 3 तरीके से सिखा सकते हैं, या तो हम नेचुरल स्पीच के थ्रू जो प्री रिकॉर्डेड हो सकती है, रिकॉर्डेड वाली भी प्री रिकॉर्डेड हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने के लिए होती है। लाइव लिसनिंग टीचर आपको सिखा रही है लैंग्वेज। फिर आता है स्पीकिंग कैसे सिखाएंगे। तो देशराज बच्चे आपकी उसमें ही होगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ दोबारा से। दृष्टि लर्निंग एप्लीकेशन में जब आप सीटेट का जो भी कोर्स आपने लिया है, कॉम्बिनेशन में लिया है या जैसे भी लिया है, आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे 3 आ जाता है। एक ऑप्शन ऊपर होता है लाइव का, एक होता है क्लासेस और एक होता है हैंडआउट्स वाला। आप क्लासेस वाले पे शायद क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिखेंगी, ठीक है, जो हो चुकी हैं पुरानी। अब आता है स्पीकिंग कैसे सिखानी है। कोई भी भाषा है, ये इंपॉर्टेंट है, नो लैंग्वेज exists without
स्पीच। स्पीकिंग क्या होता है? स्पीच, बोलना। कोई भी लैंग्वेज जो है बोलने के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हिंदी बोली जा रही है तो उसका लिखने वाला वर्जन निकला, ठीक है? LSRW, रीडिंग एंड देन राइटिंग, करेक्ट? सो ऑफ कोर्स, नहीं आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, आंचल मैम इज एब्सेंट, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो स्पीकिंग है ना, ये एक नेचुरल वे है, भाषा सीखने का नेचुरल तरीका है। उस भाषा को बोलने लग जाओ, टूटी फूटी बोलो, लेकिन फिर उन गलतियों को सुधारते हुए बोलने लग जाओ, ठीक है? अब क्या हो सकता है, यहां पे सब स्किल्स आ जाते हैं स्पीकिंग के, कि कैट जो है उसकी आवाज बैट से अलग है ना, क्योंकि शब्दों का उच्चारण अलग है, ठीक है? तो आप दोनों में डिफरेंस क्या है उनको देख सकते हो, ठीक है? तो स्पीकिंग ये हो गया। इसके लिए एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं ये आपको बता देती हूं। एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग सिखाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं। नंबर 1 इज रोल प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को किसी को रणबीर कपूर पसंद है तो आप रणबीर कपूर का किसी का इंग्लिश इंटरव्यू दे के आए एंड आप इंग्लिश इंटरव्यू यहाँ आके दे रहे हैं। किसी को कोई भी पसंद हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में वो देखती थी WWE, अभी भी देखती हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ, उसमें से कोई भी अगर मुझे CM पंक पसंद है, जॉन सीना पसंद है, ठीक है? WWE इज फाइटिंग, जो रेसलिंग होती है, तो मैं उनकी तरीके से बात करने की कोशिश कर रही हूं। तो रोल प्ले होता है किसी का रोल प्ले करना, ठीक है? देन आता है हमारा डिबेट। 2-3 बच्चों को स्टेज पे खड़ा करके बोलो डिबेट करनी है इंग्लिश में, ठीक है? उससे स्पीच इंप्रूव हो सकती है, टीचर आपको करेक्ट कर सकती है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप्स में बिठा दो बच्चों को, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? नरेटिंग स्टोरीज, स्टोरीज सुनाना, नरेटिंग स्टोरीज। लैंग्वेज गेम्स, कि इस शब्द का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गेम्स टीचर खिला सकती है, एटसेट्रा। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मेजर मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है? देशराज, फिर आपको एक बार टेक्निकल स्टाफ से बात करनी होगी, क्योंकि बाकी बच्चों को अगर दिख रही है, मे बी आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो इससे हम बच्चों को स्पीकिंग सिखा सकते हैं इन एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। रीडिंग कैसे सिखानी है? रीडिंग में आप बच्चों को, शब्दार्थ होते थे ना, आप शब्द जो लिखा है ए है वो बच्चों को पढ़ना सिखाते हो बचपन से, ठीक है? तो रीडिंग आप कैसे सिखाओगे? आप खुद भी बोलोगे, बच्चों को पढ़ना सिखाओगे, ए फॉर एप्पल, ठीक है? वर्ड्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सेंटेंसेस हो गए, आप बोल के सिखाओगे, ठीक है? यू विल रीड इट आउट अलाउड। टीचर जो यहां पे क्या करेगा, टीचर जो है वो रीड करेगा, रीड अलाउड, एंड स्टूडेंट्स उनको, स्टूडेंट्स कैन इमिटेट हिम और हर, उनकी नकल, मतलब उनको देख के जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे बोलेंगे। देन आता है रीडिंग में हमारी 3 प्रोसेस आ जाती हैं। रीडिंग में 3 स्टेज होती है हमारी। नंबर 1 स्टेज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन स्टेज। द रिकॉग्निशन स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होती है, मैं मीनिंग्स भी बताती हूँ। सेकेंड स्टेज है स्ट्रक्चरिंग स्टेज। द
और थर्ड स्टेज क्या होती है हमारी? थर्ड स्टेज को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? रिकॉग्निशन है, मतलब पहचानना है आपको। Where the learner simply recognize a spoken word in its written form. Spoken word in its written form, मतलब जो टीचर आपको बोल रही है एप्पल, आपको एप्पल के स्पेलिंग आते हैं। इसका मतलब है अगर आपको स्पेलिंग आते हैं, अगर कहीं पे लिखा होगा एप्पल तो आप पढ़ पाओगे। तो यहां पे आपने क्या कर लिया? पहचानना, पहचानना। ठीक है, आपने शब्द को सुना पहले, फिर स्पोकन वर्ड को सुन के आपने माइंड में सोचा अच्छा एप्पल के APPLE स्पेलिंग है, सामने मेरे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो APPLE है, इसका मतलब वो एप्पल है, उसका मीनिंग सेब है। सेकेंड स्टेज होती है स्ट्रक्चरिंग स्टेज। लर्नर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई ग्रामर रिलेशनशिप्स ऑफ द आइटम्स, मतलब यहां पे आप ग्रामर सीखनी शुरू कर देते हो, ग्रामर रूल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ईजी, मतलब यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूं। एग्जाम्पल में जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल चलता है ना मेन इंग्लिश में, तो हमने ये सीख लिया, हमने सोच लिया कि अच्छा हम कोई सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको जोड़ना कैसे है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम इंटरप्रिटेशन स्टेज कहते हैं। अब यहां पे बच्चे देखेंगे कि कोई चीज, कोई तथ्य है, फैक्ट है, या किसी का मियर ओपिनियन है। ओपिनियन को हिंदी में क्या कहेंगे? किसी का ओपिनियन। ओपिनियन का हिंदी वर्ड क्या होगा? ओपिनियन, राय। एग्जैक्टली, किसी की राय है, वो चीज आप लिखी हुई से समझ जाओगे। अब हमको पता है अगर ये शब्द लिखा है दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई कह दे कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, पश्चिम से सूर्य उगता है, नहीं, वो किसी ने अपना ही ओपिनियन बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये तथ्य है, ये फैक्ट है, आप पढ़ के समझ जाओगे। तो 3 प्रोसेस होती है रीडिंग में, दोबारा से याद करेंगे। पहला होता है रिकॉग्निशन स्टेज, आप सिर्फ शब्दों को, लेटर्स को, फ्रेजेस को समझोगे, आप पहचान पाओगे। सेकंड स्टेज आती है स्ट्रक्चरिंग, जहां आप सेंटेंसेस फॉर्म करने लग जाते हो, सेंटेंसेस को पढ़ते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से। थर्ड स्टेज आती है इंटरप्रिटेशन, आप देख सकते हो कोई चीज फैक्चुअल है, तथ्य है, साइंटिफिकली प्रूवन है, या किसी की सिर्फ सिंपल राय है। डिफरेंस समझ आते हो इन दोनों में। तो ये होता है। फिर आती है रीडिंग में हमारी एक टेक्निक आ जाती है जिसको हम कहते हैं SQ3R, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आई वुड वांट आप लोग इसके फुल फॉर्म को याद करें। S स्टैंड्स फॉर सर्वे, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, 3R मतलब 3 R यूज होते हैं, रीड, रिसाइट, रिव्यू। रीड, रिसाइट, रिव्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं सर्वे क्या होता है। सर्वे क्या होता है, एक एक करके इनको देखेंगे। सर्वे क्या मतलब होता है? रैपिड, फटाफट से, या जल्दी से क्या कर लेना, जल्दी से ऊपर ऊपर से किताब पढ़ लेना, फटाफट से किताब या चैप्टर, चैप्टर ही बोलते हैं, चैप्टर पढ़ लेना। आपने फटाफट से सर्वे कर लिया, अच्छा ये चीजें हैं, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को किसके बारे में बता रहे हैं, कौन सा चैप्टर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी मालगुडी डेज में एक स्टोरी पढ़ी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है, तो अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में बता रहे हैं, जो है तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर बनने का ढोंग करता है, वो एक ज्योतिषी बनने का ढोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में है, इतना ही पता चला आपको ऊपर ऊपर से।
सर्वे मतलब ऊपर ऊपर से फटाफट से आपने एक ग्लांस ले लिया, फटाफट से रीड मार ली, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे रह गई, ये टेक्निक किसने डेवलप करी थी? इट वाज डेवलप्ड बाय, नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल में पूछ सकते हैं, फ्रेंचाइज पी रॉबिन्सन। फ्रेंचाइज पी रॉबिन्सन, ठीक है, इन्होंने ये मेथड डेवलप करा था। जब भी आप कोई चीज पढ़ने लगते हो आप फटाफट से पहले उसको ऊपर से पढ़ते हो। फिर क्या आता है, सेकंड स्टेप है, ये हमारा स्टेप 1 है। देन है हमारा स्टेप 2 जो है क्वेश्चन, एस के बाद क्यू है ना, फिर 3R है क्वेश्चन। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप क्वेश्चंस देखने लग जाओगे। अगर कोई टेक्स्ट है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कई बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर में एक मेजर हेडलाइन होती है, उसके नीचे सब हेडिंग्स बनाई होती है, आप फटाफट से सब हेडिंग्स देखोगे। अच्छा, इसमें डाउरी प्रथा के, फॉर एग्जाम्पल डाउरी, मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ, तो आप डाउरी सिस्टम क्या है, व्हाट इज डाउरी, पहली हेडिंग है, ठीक है। सेकेंड हेडिंग क्या है, वाई इट हैपन्स। थर्ड हेडिंग बन गई है, इज इट गुड और बैड। तो ये 3 हेडिंग है। आपको पता है, अगर आपको आगे चल के कोई कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में अगर डाउरी की डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछिए तो आप इसका जवाब फर्स्ट पैराग्राफ से ढूंढ लोगे, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। देन आता है रीड, देन आता है रीड। आप फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 इज रीड, रिसाइट, रिव्यू है ना, 3R में सबसे पहला रीड है। अब हमें क्या करना है, they would have understood something of the text from the survey he conducted on the book and questioning, जो भी आपने फटाफट से ग्लांस करा था सर्वे में और क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आए वो आपने पढ़ लिए, सोच लिए, पढ़ लिए। चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा रिसाइट। रिसाइट करना मतलब बोलना। आप कोई पोइम है उसको रिसाइट करते हो ना, उसका उच्चारण करते हो, उसको, उसके बारे में बोलते हो, उसको बोलते हो ऊंचे ऊंचे। अब रीडर जो क्या करेगा, उसने जो पढ़ा है वो बाकियों को बताएगा, ही विल टेल, मैंने ये स्टोरी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजर्स डे मालगुडी डेज की बुक में थी, लिखा इसको R.K. नारायण ने है। इसमें वो नॉर्मली बात करते हैं कि कैसे लोग इंडिया में ज्योतिष बनने का ढोंग करते हैं, और एंड में एक बहुत अच्छी मेरे को वो देखने के लिए मिली, एंड में एक बहुत अच्छा खुलासा होता है। तो अब रीडर ने जो पढ़ लिया है वो दूसरे को रिसाइट करके सुना रहा है, स्टोरी सुना रहा है, तो यहाँ पे सुनाना हो जाएगा, आप सुना रहे हो, रिसाइट कर रहे हो सामने वाले के लिए। फिर है रिव्यू, ये लास्ट स्टेप है, दैट इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज नोन एज रिव्यू, रीड, रिसाइट, रिव्यू। यहां पे आप बार बार या तो बुक पढ़ सकते हो, यहां पे इसका मतलब है रिव्यू करना, मतलब बार बार रिवीजन करना, वापस से आप वही चैप्टर पढ़ सकते हो, वापस से वही चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिव्यू, मतलब आपने सारी चीज पढ़ ली, अब आप एक बार दोबारा से उसको देखना चाहते हो। तो ये SQ3R टेक्निक है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। इसको फ्रेंचाइज पी रॉबिन्सन ने डेवलप करा था। ये एक रीडिंग की टेक्निक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा एक ही चीज बची है, अब एक ही चीज बची है, वो क्या है, वो है हमारा कीवर्ड्स हैं। ये फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज किसी बाहर
फॉरेन लैंग्वेज हम यूजुअली किसको कहते हैं? वो लैंग्वेज जो लर्नर के आस पास ज्यादा नहीं बोली जाती। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे हम फॉरेन लैंग्वेज किसको कंसिडर कर सकते हैं? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फॉरेन लैंग्वेज लेट्स जस्ट से कोरियन को कर सकते हैं, हम लोग जर्मन को कर सकते हैं। इंडिया में लोग जर्मन ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। कोरियन नहीं बोलते हैं क्योंकि कोरिया से ज्यादा लोग नहीं मतलब जाते वहां पे घूमने, या कोरियन इतनी वाइडली रेड लैंग्वेज नहीं हो रही है। इसलिए जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो होती है। ठीक है, तो ये क्यों सीखी जाती है? कोरियन, जर्मन एक्सेट्रा, ये स्कूल में या तो कोर्स होता है। जैसे मेरे फ्रेंड है, उनके स्कूल में लैंग्वेज थी तो उन्होंने जर्मन सीखी। और जर्मन ऐसी नहीं कि एकदम ढासू वाली जर्मन जिसको हम बोले, वैसी वाली नहीं, एडवांस लेवल वाली नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल, सिर्फ स्कूल का कोर्स खत्म कराने के लिए। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज जो आपके इमीडिएट आसपास नहीं बोली जाती हो। इंडिया में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन लैंग्वेज। फिर आती है सेकंड लैंग्वेज, लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग। मदर टंग हमारी क्या है? अलग अलग जगहों से अलग अलग पे है इंडिया में। ठीक है, तो मदर टंग के अलावा जो लैंग्वेज बोली जाती है, द लर्नर लर्न द लैंग्वेज यूज्ड इन द सोसाइटी। इसका और अलग वर्जन बताती हूं, जो कि वो लैंग्वेज जो कि जॉब, पढ़ाई, एजुकेशन या और चीजों के लिए बोली जाए, उसको हम सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। और बोली जाए कब? ज्यादातर डोमिनेंट हो। तो इंडिया में हमारी खुद की मदर टंग के बाद जो लैंग्वेज आती है वो इंग्लिश आती है, तो इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश। ठीक है, फिर आता है SQ3R मेथड, हमने कर लिया, सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। फिर ओरल स्किल्स, हियरिंग एंड ओरल इज अबाउट स्पीकिंग। ओरल मतलब सुनना, ठीक है, ओरल मतलब सुनना, एंड ओरल मतलब बोलना। ओरल मतलब बोलना, ओरल मतलब सुनना। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्राफिक मोटर स्किल, मतलब आप लोग को मोटर क्या होती है? यहाँ पे मोटर हम लोग अपने गांव वाली या कोई ऐसी वाली मोटर की बात नहीं कर रहे, घरों वाली मोटर की बात नहीं कर रहे जो पानी चढ़ाती है। मोटर स्किल्स होती हैं कि जब आप कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपकी बॉडीली जो मूवमेंट्स करती है। अब मैं जब बात करती हूँ, आप लोग ने नोटिस करा होगा, मैं अपने हाथों का बहुत यूज करती हूँ। ठीक है, आप लोग से बात करते हुए कुछ भी करते हो, अभी भी देख रहे होगे अगर मैं हाथों का बहुत यूज कर रही हूँ। तो ग्राफिक मोटर स्किल्स मतलब विजुअल कुछ आप लोग को दिखा के, एंड साइकोमोटर ऑर्गन्स, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं खुद मूव कर रही हूं एक जगह से दूसरी जगह, वो हो जाती है ग्राफिक मोटर स्किल। ठीक है, फिर आता है साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलॉजी होता है ना, मेंटल। ठीक है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द माइंड। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या हो गई? स्टडी ऑफ द मेंटल फैकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो आपकी साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन को नेचुरली लर्न करने के लिए। बायलिंगुअलिज्म, बाय का मतलब होता है टू, इसका मतलब क्या हुआ? लिंगुअल क्या होता है? लैंग्वेज, तो इसका मतलब जो दो लैंग्वेजेस जानता हो। अब यहीं से कुछ और चीजें ऐड करवा रही हूं। लाइब्रेरी लैंग्वेज,
लाइब्रेरी लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जो मोस्टली यूज्ड इन बुक्स, जो किताबों में अक्सर यूज की जाती है, उसको हम लाइब्रेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है, हमने बाइलिंगुअलिज्म कर लिया। ठीक है, बाइलिंगुअलिज्म कर लिया। अब हमारे पास दो और बचे हैं। एक है मल्टीलिंगुअलिज्म और एक है मोनोलिंगुअलिज्म। ये मैंने आप लोग को नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगी। उसमें क्या है, मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी कलर्ड सेट देखते हैं हम लोग, मल्टी कलर कपड़े देखते हैं, उसका मतलब है दो से ज्यादा कलर्स है उसमें। ठीक है, तो लिंगुअलिज्म है मतलब मोर देन, क्योंकि बायलिंगुअल में तो दो लैंग्वेजेस ऑलरेडी यूज होगी, मल्टी मतलब बहुत सारी, मोर देन 2 लैंग्वेजेस। वो इंसान जो दो से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता हो, हम उसको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। जो दो लैंग्वेजेस जानता है उसको बायलिंगुअल बोलते हैं। अभी मैं आप लोग को जिस तरीके से पढ़ा रही हूं क्लास में, मैं बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ा रही हूं। मैं इंग्लिश का भी यूज कर रही हूं, मैं हिंदी का भी यूज कर रही हूं, तो आई एम यूजिंग 2 लैंग्वेजेस, इसलिए आई एम बाइलिंगुअल। जो बंदा दो से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता हो, कोरियन आती हो, स्पेनिश आती हो, जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा, उनको हम मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। बताती हूं बच्चे, थर्ड पॉइंट रिपीट करती हूं, 1 मिनट ये कंप्लीट करा दो। मोनोलिंगुअलिज्म, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। अगर कोई इंसान, उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती हो, ओनली वन लैंग्वेज आती हो, उसको हम कहेंगे कि ये इंसान मोनोलिंगुअल है, मतलब उनको एक ही लैंग्वेज आती है। थर्ड पॉइंट कौन सा वाला बोल रहे हो बच्चे आप, बिंदु? ये वाला बोल रहे हो क्या, 1 2 3 SQ3R मेथड? आप मेथड का नाम बताओगे, मैं फिर समझाती हूं। आप मेथड का नाम बताओगे, मैं फिर समझाती हूं। ओरल, ओके, ओरल और ओरल स्किल्स, ठीक है। लाजमी है इसमें कंफ्यूजन होना। ओरल स्किल्स मतलब आप किसी लैंग्वेज को सुन के समझ पा रहे हो, ओरल स्किल्स सुन के आपको समझ आ रही है। ओरल स्किल्स ओ वाला, ORAL वाला, कोई लैंग्वेज आपको बोल के समझा रहा है, ठीक है, तो वो स्किल्स ओरल स्किल्स हो जाती हैं। जो आप सुन के सीखते हो, वो आपकी लिसन करके सुनते हो, वो आपकी AURAL स्किल्स हो जाती है। ठीक है, तो सुनने और बोलने को, बोलने की स्किल्स साथ में ओरल ओरल हो जाती है। अब समझ में आया बिंदु?
इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ओरल ओरल स्किल का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एक स्टोरी सुनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल hearing a story in English and then describing it by speaking. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आप लोग को बता रही थी कि मैंने मालगुडी डेज का फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पढ़ा है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो अभी मैंने आप लोग को क्या करा, मैंने पढ़ा उसको, या मैंने कोई स्टोरी सुनी, मान लेते हैं मैंने पढ़ी नहीं, मैंने यूट्यूब पे सुनी मालगुडी डेज के बारे में, मैंने सुना उसको। देन मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि हिमानी तू बता रही थी कि कल तूने मालगुडी डेज का एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का ऑडियो बुक सुना है, क्या मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताएगी कि क्या है वो स्टोरी। तो अब जो मैंने सुना था, अब मैं जिस इंसान को बता रही हूं, मैं अपनी लैंग्वेज यूज करके बता रही हूं। तो ओरली जो मैंने सुना था उसको मैं ORAL वाला ओरल्स बोल के वो चीज उसको समरी के तरीके से समझा रही। अब आई थिंक और क्लियर हो गया होगा सबको। अब आई थिंक और क्लियर हो गया होगा सबको। विद दिस हमारा जो 15th चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। 17th चैप्टर आप लोग का कल की लाइव क्लास में रिकॉर्डेड सेशन में अपलोड हो जाएगा, 4 से 6 के बैच में ही लाइव हो जाएगी क्लास, ठीक है। देन हमारे 2 चैप्टर्स ही बचे हैं, 2 क्लासेस और, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे को हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी, इंटरेस्टिंग थी? बायलिंगुअल 2 लैंग्वेजेस, मोनोलिंगुअल 1 लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल मोर देन 2 लैंग्वेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। इंस्टेड ऑफ दिस, मुझे ये इमोजी वैसे पसंद नहीं है तो आप कोई और इमोजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो यूज वन। थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स?
ओके अनुराधा, बाकी भी जवाब दें, ओनली देन आई विल एंड द क्लास. ओके, you're वेलकम भारती. इस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है. एंड में जो जो भी चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. कल की क्लास 4 से 6 में अपलोड हो जाएगी, प्लीज वॉच इट, क्योंकि हम 17th चैप्टर उसमें डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं, जो सारे मेथड्स मैं आपको बोल रही थी आज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, ओरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, वो सारा वहां पे है. ठीक है, सो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय.